नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका करंट अफेयर्स 2022 का, और जनवरी का ये भाग 2 का पार्ट 2 होगा। ठीक है ना, मतलब 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ जनवरी भाग 2 के, और 15 इस वीडियो में करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF खुले में शौच मुक्त प्लस, ODF प्लस बोल रहा है, ठीक है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ये जो बना है ये बना आपका मिजोरम। ठीक है ना, कुछ कंडीशन होती है, जैसे ODF में ये होता है कि भाई जो आपका क्या होता है, जो बोल सकते हैं शौच जब किया जाता है ना, शौच, तो उसके लिए क्या शौचालय मौजूद हो। ठीक है ना, 2 नंबर के लिए, मतलब 2 नंबर के लिए आपके शौचालय मौजूद हो। दूसरा होता है ODF प्लस। ODF प्लस में ये होता है कि जो टॉयलेट होती है, टॉयलेट भी आप खुले में ना करें, बल्कि उसके लिए भी क्या हो, प्रॉपर वहाँ पे व्यवस्था हो। इस तरीके से चलता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और ये 5 लाख रुपए की राशि मिली है किसको, मिजोरम को, और फंडेड है बाई विश्व, बोल सकते हैं विश्व बैंक। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अगर देखेंगे तो ये आपको वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। 1944 में आपका जुलाई विश्व बैंक का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है ना। मिजोरम के जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जोरमथंगा, और राज्यपाल है खम्बापति हरिबाबू। ठीक है, यहाँ पे सारी कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, जैसे ODF है तो ODF प्लस में कितना होना चाहिए भाई, टॉयलेट्स का एक्सेस कम से कम 80% के आसपास होना चाहिए। ODF प्लस प्लस में आपका कम से कम 95% के आसपास होना चाहिए रेजिडेंशियल इलाकों में। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, ये आपने याद रखना है। और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 2014 में जहाँ ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो भारत में थी वो केवल 39% तक टॉयलेट मौजूद थी ग्रामीण भारत में, वो 2018 तक कितनी आ गई थी, 95% तक आ गई थी। ये आपने याद रखना था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो, एक चलता आपका कौन सा, फिर स्वच्छ भारत मिशन आपका 2.0 जारी हुआ था, तो ये आप याद कर सकते हैं। और ये दोनों जगह चलता है आपका, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका, याद रखना, ये स्टार्ट कर दिया गया था 1 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर मतलब ना 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है ना, जो स्वच्छ भारत मिशन पहला वाला था वो आपका 2014 से 2019 तक था। दूसरा वाला 2019 से कितना है आपका, 2024 तक है, ये याद कर लेना। कई सारे आपके क्या लक्ष्य और परिणाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ये आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, पर पढ़ लेना इसे फिर भी एक बार। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 हो गया। उसके अलावा ये सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा देखो, 15वां वित्त आयोग है ना, NK सिंह वाला, तो उसने कितना रखा है भाई इसके लिए पैसा, तो वो रखा हुआ है कितना, 1.42 लाख करोड़ के आसपास रखा हुआ है। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। इतना बजट पास किया गया था 2021 से 25 तक के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें 2022 की, तो भारत की रैंक क्या थी, ये थी 87th। टॉप क्या था, जापान ने और सिंगापुर ने। याद रखना, इसका मतलब ये होता है कि भाई वीज़ा फ्री जो एंट्री होती है वो कितने देशों में आपको मिल रही है, तो जापान को सबसे ज़्यादा देशों में मिलती है, उसके बाद सिंगापुर को मिलती है। याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो भारत की 87वीं रैंक है भाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जैसे बोलते हैं आपका कौन सा, वाडा, वाडा नहीं यार, वाडा क्यों बोलना है, वाडा थोड़ी नहीं होता। ठीक है ना, इंटरनेशनल बोल सकते हैं सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ICAO। तो ये कब बना था, 1945 में बना था, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका क्या हेडक्वार्टर, ये थोड़ा दिमाग में रखना। हैनलाइन पार्टनर्स की अगर बात करें तो लंदन में हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, और 1997 में फॉर्म हुआ था। सबसे नीचे जो देश था वो 111 नंबर पे कौन था, अफगानिस्तान था। ये कुछ इंडेक्सेस हैं, इन्हें पढ़ लेना, पर हाँ पढ़ सकते हो। 2021-22 की पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स में, 2021 तक का पूछ सकता है भाई। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, 9 जनवरी 2022 को, ये बने थे भरत सुब्रमण्यम। ठीक है ना। अब ग्रैंड मास्टर होता है क्या, देखो सुनो, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंडों को अर्जित करना होता है, और 2500 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब बात करते हैं फाइट की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। कब बनी थी, जुलाई 20 1924 को इसका गठन हो गया था। फाइट का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लॉज़ान स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आर्किडी दिवोरकोविच। ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब तक कितने मिल चुके हैं भाई, पहला जो हमें ग्रैंड मास्टर मिला था हमारा 1988 में मिला था, आप जानते हैं विश्वनाथ आनंद थे। और कुल मिला के 78 मिल चुके हैं, कब तक, 2023 शुरुआत तक अगर देखा जाए, जनवरी तक। याद रखना। तो पहले कौन थे, कई बार पूछा जाता है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे 1988 में। एक और नाम पूछा जाता है, पहली महिला कौन थी, कोनेरू हम्पी, आंध्र प्रदेश, 2002। ठीक है ना। और अभी जो लेटेस्ट है वो है आपके कौन, वो है कौस्तभ चटर्जी, और जो यहाँ पे लिखा हुआ तो कौन थे, भरत सुब्रमण्यम थे।
भरत सुब्रमण्यम कौन से नंबर के थे यार? भरत सुब्रमण्यम था 73वें नंबर का, तो बस ऐसे याद कर लेंगे। कैसे, कहा गया ये 73, तो ये 74, ये 75 और ये 76 नंबर के बने, तो ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आयशा मलिक, ये पहली महिला न्यायाधीश बनी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश बनी है, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है, ठीक है ना। ये थोड़ा दिमाग में। लाहौर उच्च न्यायालय में ये आपकी थी। पाकिस्तान की अगर बात करें, इस्लामाबाद राजधानी है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपये चलती है, और राष्ट्रीय खेल इनका भी क्या है, हॉकी है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें भारत में, तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसके तहत कलकत्ता में ये आपका क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी बोल सकते हैं, ये सभी अपराधों की शिकायतों का निपटान यहाँ पर किया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद आपका मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः 1800 और 1823 में क्या कर दिए गए थे, स्थापित कर दिए गए थे। फिर एक आता है आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, तो बोल सकते हैं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट्स भी बना दी जाती है ना, 1861 में, याद रखना, ठीक है ना। अब स्वतंत्रता की बात करें तो देखो, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है भारत में, ठीक है ना, ये याद रखना। ज्यादातर प्रावधान कहाँ से, 1935 के एक्ट के द्वारा लिए गए। अच्छा, संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात करें, पांचवें भाग में आता है जो आपका सेंटर से रिलेटेड है, उसका जो आपका चैप्टर 6 है, उसमें आपकी न्यायपालिका आती है, सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो 124 से लेकर 147 तक जो आपके अनुच्छेद है, वहां पर इसका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 124 एक क्या बोलता है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होगा, और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। तो शुरुआत की बात है जब आपका संविधान बना ही था। क्लियर बात समझ में आई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अगर देखें तो एक आता मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, ये सारे आते हैं आपके, ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान में अगर देखें तो उस समय तो कितने बनाए गए थे, 8 थे, 7+1 था। पर अगर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या देखी जाएगी तो 31 है टोटल, ठीक है ना। सॉरी, 31 नहीं है, 31 तो पुरानी हो गई बात, ठीक है ना, 31 नहीं है, अब 34 है टोटल। कितनी, 34। 2019 में कितनी हो गई थी, 2019 में क्या था कि आपका क्या लाया गया था, विधेयक लाया गया था, 4 न्यायाधीशों की और क्या कर दी जाती, नियुक्ति कर दी जाती, बढ़ा दिए जाते हैं, सॉरी बढ़ा दिए जाते हैं, और ये 34 कर दिए जाते हैं। तो आज के टाइम पे बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की संख्या 33+1 है, ठीक है ना। एक मतलब सीजेआई है, और तो टोटल हो जाता है 34, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान ये पढ़ लेना यार, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ आपका, ये दिल्ली में आपका है, ये थोड़ा दिमाग में लेना। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का आपका दिल्ली में, क्लियर बात समझ में आ गई। उसके अलावा क्या है भाई तुम्हारा, न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। 1950 से 1973 तक अगर देखा जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस आधार पर होती थी, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता था वही भारत का क्या बनता था, मुख्य न्यायाधीश बनता था। पर 1973 में क्या होता है कि इस परंपरा का उल्लंघन कर दिया जाता है इंदिरा गांधी के समय। 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं उनको छोड़कर जो चौथा रहता है, चौथा वरिष्ठतम होता है, जो एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। फिर 1977 में भी इसका पुनः क्या उल्लंघन किया जाता है, जब 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर 11वें को बना दिया जाता है, जिनका नाम रहता है एम यू बेग, ठीक है ना। सरकार अपने हिसाब से बना रही है, अपने फायदे के लिए बनाया जा रहा है। तो इसके बाद क्या होता है भाई, जब 2 बार इसका उल्लंघन हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सोचती है। तो लिखा सरकार की स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले, जो सेकंड जज केस था 1993 में रद्द कर दिया था कि सरकार की इसमें किसी भी तरीके की भागीदारी नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आई। तब आपका क्या बनता है, कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली इंट्रोड्यूस हो जाती है। 82 में क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट जज केस था, प्रथम न्यायाधीश मामला था 1982 का। न्यायालय ने कहा था कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं होगा, याद रखना, परामर्श दे सकती है सरकार, पर उसका मतलब ये सहमति नहीं होगा, ये थोड़ा दिमाग में। इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से। फिर क्या होता है, द्वितीय जो बोल सकते हैं न्यायाधीश केस, सेकंड जज केस, न्यायालय ने अपने पहले फैसले को क्या कर दिया था, पलट दिया था इसमें, और परामर्श शब्द को का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तीसरा थर्ड जज केस, इसमें क्या था, 1998 में आया था, ये ज़्यादा याद रखना आपने। तो कॉलेजियम सिस्टम में जो आज आपके टाइम पे, यानी कि जब भारत का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है ना, तो ये टोटल मिला के कितने चुने जाते हैं, 4+1 चुनते हैं, 4+1 ही है शायद से। टोटल मिला के 5 जज चुनते हैं, तो एक तो होता है आपका वर्तमान सीजेआई और 4 होते हैं वरिष्ठतम, तो उन्हीं में से एक चुन लिया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम ये बोलता है, इसमें किसी भी तरीके की भागीदारी नहीं होती, किसकी, आपकी सरकार की, ठीक है ना। तो कॉलेजियम प्रणाली तो मैंने बताया जो थर्ड जज केस था उसके तहत आपका चलता है, ठीक है। लिखा हुआ देखो, भारत के मूल संविधान या संशोधनों में कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख नहीं है, ये भी याद रखना आप लोग,
ठीक है। कॉलेजियम का नेतृत्व कौन करता है? तो भारत का कौन, जो मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके अलावा 4 अन्य वरिष्ठतम नागरिक बोल सकते हैं क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, नागरिक बोल रहा हूँ मैं, न्यायाधीश होते हैं। तो मैंने बता देता 5 की होती है कॉलेजियम जो होता है सिस्टम में, 5 जज आपके होते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरे क्या बोलते हैं, जो बोल सकता है सबसे वरिष्ठतम जो जज होता है उसे क्या बना दिया, भारत का जज बना दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। अच्छा, एक आई थी बीच में 2015 के आसपास सरकार लेके आती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है ना, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, कमीशन, ये लेके आती है। पर ये था 99 संविधान संशोधन आपका 2015 का था आई थिंक सो। तो इसे असंवैधानिक घोषित किया था किसने, बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन जिसे क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया था, यहाँ पे 2014 लिखा पर 2015 का है, ठीक है ना, एनजैक, ये असंवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष के लिए वो किसी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, आपका अधिवक्ता रहा हो, या फिर राष्ट्रपति के नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखना। शपथ और प्रतिज्ञा याद रखना, देखो ओथ और अफर्मेशन जो होता है यहाँ पे, यार ये पता नहीं कैसे हट गया। तो शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष तक होता है, जब तक 65 वर्ष की उम्र ना हो जाए। या फिर राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, या फिर संसद की सिफारिश पर, जैसे बोलते हैं आपका, जैसे राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलती है ना, वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, चीफ जस्टिस होता है, उस पर भी इसी तरीके की प्रक्रिया चलाई जाती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अपदस्थ कैसे किया जा सकता है? अगर न्यायाधीशों को अपदस्थ करना है तो राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसे सत्र में ऐसा संबोधन हो, जैसे इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत या सदनों के विशेष बहुमत जो आपका होता है, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 ये होना चाहिए आपका, ठीक है ना, का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, कौन सा, जैसे आपका एक आता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है, एक आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी आती है, एक आपकी सिंपल मेजॉरिटी आती है, और एक आपकी कौन सा आती है, आपकी स्पेशल मेजॉरिटी आ जाती है। तो यहाँ पे देखना, ये आपकी क्या चलती है, स्पेशल मेजॉरिटी चलती है। बोल सकते हैं आपका क्या, प्रेजेंट का बोल रहा है ना, देखो प्रेजेंट एंड वोट का चलता है, प्रेजेंट एंड वोट का, ये याद कर लेना। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है, ठीक है ना। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया। क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है, आई थिंक पटवारी के पेपर में बना था कि कितनों पे चला है, किसी भी नहीं चला। स्टार्ट हुआ था, जैसे वीर रामास्वामी थे 1991-93 में, तो इन पे चलाने की कोशिश की गई थी पर उसे रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा पे था, तो उसे भी संसद में पारित नहीं होने दिया। मतलब देखो फैसला कौन लेता है, देखो ये होता है लोकसभा में क्या होता है कि 100 सदस्य अगर बोल दें कि भाई क्या चलाओ, एक हिसाब से इम्पीचमेंट चलाई जाए, महाभियोग चलाई जाए, किस पे, सीजेआई पे। और राज्यसभा में कम से कम कितने चाहिए, 50 चाहिए। पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लोकसभा के स्पीकर इसे निरस्त कर सकता है और राज्यसभा में चेयरमैन इसे निरस्त कर सकता है। तो दीपक मिश्रा के केस में जो अभी की बात है 18 की बात है, उस समय आपके वेंकैया नायडू थे चेयरमैन, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय। तो चेयरमैन आप जानते हैं क्या होता है, पदेन सभापति होता है, कौन, आपका उपराष्ट्रपति। तो उन्होंने निरस्त कर दिया था, तो आगे नहीं बढ़ा, ठीक है ना। वेतन और भत्ते याद रखना, ये तय कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ से दिया जाता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, भारत की संचित निधि, तो वहीं से दिया जाता है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, इनके बोल सकते हैं सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। और क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। अब होता क्या, देखो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्त करेगा, ये याद रखना। ये तब होता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वो अनुपस्थित हो, ये बोल सकते हैं अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए क्या असमर्थ हो, बीमार हो। एक होता है तदर्थ, जिसे एडॉक बोला जाता है। ये तब होता है जब क्या होता है, कोरम गणपूर्ति की कमी हो जाती है, जब क्या बोल सकते हैं, जैसे केसेस लड़ने के लिए क्या पड़ गया, आपके जो जजेस हैं वो कम पड़ जाते हैं, तब क्या किया जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और कहाँ से की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ पर की जाती है। हाईकोर्ट से बुलाए जाते हैं फिर केस को देखने के लिए, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में। अब याद रखना, बुलाया तो जाएगा पर उसमें किसका बोल सकते हैं, देखो एक तो राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ती है आपके मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के। दूसरा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होती है, जहाँ से आप उनको ले रहे हो,
उनकी भी सहमति चाहिए होती है। देखो लिखा हुआ है, वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है कि वो अपने पास बुलाए। जब उन दोनों की रजामंदी होगी तभी जाके आएगा। जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य चाहिए होना चाहिए, वही वाली कंडीशन 5 और 10 और तो राष्ट्रपति के सामने। तदर्थ न्यायाधीश का यह दायित्व होता है कि वह अपने अन्य दायित्वों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने को अधिक वरीयता दे। ऐसा करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, विशेषाधिकार और पद त्याग प्राप्त सारे हो जाते हैं उससे। सेवानिवृत्ति क्या होती है? तो सेवानिवृत्ति की अगर बात करें, सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जो होते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य हो से अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करे। ऐसा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही किया जा सकता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त करने के योग्य होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्तियों, विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा, किंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। याद रखना, पावर सारी होती है, पर ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए उसे चुना यार वो बोले मैं सुप्रीम कोर्ट का क्या हूँ, जज रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता हो, डॉक रहा है बस। अच्छा, न्यायाधीश की प्रक्रिया, तो ये सारा आपका 143 में आता है, ठीक है ना। तो संवैधानिक मामलों के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है? निर्धारण करता है किसका? न्यायालय के संचालन और प्रक्रिया का। ये थोड़ा दिमाग में रखना। कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। अन्य सभी मामले आमतौर पर 3 न्यायाधीशों वाली पीठ तय करती है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलो, प्रक्रिया हो गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय क्या एक स्वतंत्र निकाय है, यह आपने याद रखना। देखो लिखा, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, संचित निधि से व्यय, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है। याद रखना, जब सेवानिवृत्त होते हैं उसके बाद वकालत वगैरह नहीं कर सकते। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। कार्यपालिका से क्या ये पृथक है आपकी, मतलब किसी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। अब आती है क्षेत्राधिकार। पहला आता है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय मतलब अगर मान लो कि केंद्र राज्य या राज्य राज्यों के बीच में क्या विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट ही करती है। देखो लिखा हुआ है, एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों को फैसला करती है। अधिक विस्तृत रूप से देखें तो निम्न के मध्य किसी विवाद का निर्णय कर सकती है। केंद्र या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद हो, केंद्र एवं कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना, तो क्या बोल सकते हैं, तथा एक अथवा अधिक राज्यों को दूसरी तरफ होना, या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर क्या जाता है विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। लिखा हुआ है, उपरोक्त संघीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित होता है। अच्छा, कहाँ पर न्याय क्षेत्र समाहित नहीं होता सर्वोच्च न्यायालय का? देखो, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा सनद और अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो, कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर उत्पन्न हुआ हो, जिसमें यह प्रावधान हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। अंतरराज्यीय जल विवाद हो जाए, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले हो जाए, केंद्र राज्यों के मध्य खर्चों और पेंशन के संबंध में समझौते हो जाए, केंद्र राज्यों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद हो, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई हो, तो इन मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं डालता। फिर आती रिट जुडिक्शन, आप जानते हैं, इसमें क्या होती है आपकी, देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा के तहत व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है? अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपलेट होता है। एपलेट मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास आप आ सकते हैं। अगर आपके जो निचली अदालत होती है, हाई कोर्ट हो गया, तो वहाँ पर अगर आपके बोल सकते हैं आपके फेवर में फैसला नहीं दिया जाता तो अपील की जा सकती है, ठीक है ना। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसे 4 से इसको अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। संवैधानिक मामलों में आप अपील कर सकते हैं, दीवानी मामलों में आप अपील कर सकते हैं, आपराधिक मामलों में आप अपील कर सकते हैं और विशेष अनुमति द्वारा आप अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। एडवाइजरी होता है 143 में, मैं सारी बता देता हूँ। मूल क्षेत्राधिकार आता है आर्टिकल 131 में, ठीक है ना। ओरिजिनल जुडिक्शन रिट आती है 32 में। अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है आपका 133 में, आर्टिकल 133 है। और लास्ट आपका एडवाइजरी आता है, ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ठीक है ना, 143 में आता है। पर याद रखना ये क्या होता है, देखो, राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है। एक तो सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर या प्रश्न उठने की संभावना, या किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा और सनद संबंधी मामलों पर कोई विवाद हो। पर एक चीज़ याद रखना, मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी, एडवाइस दी और राष्ट्रपति से मान लिया, ऐसा नहीं होता। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है आपका, तो लिखा, अभिलेखों के न्यायालय के रूप में
सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां होती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं तथा किसी अन्य अदालतों में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किए जाते हैं। इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार होता है या सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2,000 रुपये तक आर्थिक दंड हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट समीक्षा की शक्ति होती है आर्टिकल, आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के थ्रू होती है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मामले हैं ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, कितना हो गया यार, ठीक है। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला एमी बॉन्समेट, ये याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद ये अमेरिका आपका, और अमेरिका यहाँ पर है और ये अलास्का इसी का भाग है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला जिला सुशासन, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना, जिला सुशासन सूचकांक ये जारी किया गया किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बाकी चीज़ें पढ़ सकते हो। जिलों की संख्या लगभग 20 है। बांध बगलिहार है चिनाब रिवर पे, दुल्हस्ती चिनाब पे, और उरी आपका झेलम पे। राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगम है, सलीम अली है, काजीनाग है, किश्तवाड़ है, ये सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा देखो, अगर जम्मू एंड कश्मीर रियासत की बात की जाए तो जब भी आज के टाइम पे देखते हैं ना तो भारत तो पूरा नक्शा दिखाता है, पर एक्चुअल में जो पोजीशन है वो इस तरीके से है कि जो ये क्रीम कलर में दिख रहा है ये भारत के पास है, ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान के पास है। ऊपर वाले क्षेत्र को ये गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है और नीचे वाले क्षेत्र को आपका ये आज़ाद कश्मीर कहता है। कौन? पाकिस्तान। अब भारत यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल है। अक्साई चीन की तरफ अगर जाएँ तो वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा। 1984 के बाद भारत का इस पर कब्जा है। ठीक है ना। और ये ऑपरेशन कौन सा चला था, मेघदूत चला था, सियाचिन ग्लेशियर। उसके ऊपर आपको एक दिखेगी सक्सगाम वैली दिखने को मिलेगी जो आपका डार्क ग्रीन कलर में। तो क्या हुआ था जब 1962 में भारत आ रहा था तो इतना खुशी चाइना को नहीं हुई जितनी पाकिस्तान को थी, और पाकिस्तान ने इसे क्या कर दिया था, बोल सकते हैं चाइना को गिफ्ट दे दिया था सक्सगाम रीजन। बताओ, ऊपर की तरफ आपका अफगानिस्तान का एक पार्ट आता है, यहाँ पे एक कॉरिडोर लगता है जिसे बोलते हैं वखान कॉरिडोर। ये भारत और किसको जोड़ता है, अफगानिस्तान को जोड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर बता दी, ये पीओके, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका अक्साई चीन आता है। अब देखना मैकमोहन लाइन आपका अरुणाचल प्रदेश से बोल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ चाइना और भारत से क्या करती है, बोल सकते हैं सीमा विभाजन करती है। पर अगर आप अक्साई चीन की तरफ देखें तो ये किस्सा नहीं बोल सकते। इस तरफ जो लाइन आती है जैसे भारत मानता है कि हमारी बॉर्डर है, उसे जॉनसन लाइन बोलते हैं। पर भारत का यहाँ पूरे तक कभी कब्जा नहीं रहा। 1962 से पहले जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये इसे बोलते हैं मैकार्डने मैकडोनल्ड लाइन। तो यहाँ तक चाइना क्या था, पहले से ही था, पर 1962 के युद्ध के बाद ये यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था, इस लाइन तक आ गया था, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये याद रखना। भारत कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का मैप दिखाता है, ये आपने याद रखना है। और हम जानते हैं हमारा मैप इस तरीके से आता है। पर यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो वो इस तरीके से दिखाता है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाता है और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया में दिखाता है। पाकिस्तान कुछ इस तरीके से दिखाता है अपने मैप को, वो पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ दिखा देता है। यहाँ तक कि गुजरात में एक नहीं था जूनागढ़ डायनेस्टी, उसे भी अपना पार्ट मानता है। ठीक है ना। इस तरीके से मैप दिखाता है। और देखो अक्साई चीन वाला दिखाता ही नहीं है, खुली रखी हुई बॉर्डर। अच्छा, किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक थी? देखो भारत ने किया था, ये इस तरीके से होता है। ब्रिक्स की अगर बात करें ना तो ब्रिक्स इसी तरीके से चलता है। जैसा इंडिया था, इंडिया ने 2021 में अध्यक्षता की थी, चाइना ने की 2022 में, अब जो करेगा वो साउथ अफ्रीका करेगा। बस इस तरीके से चलेगा। फिर 2024 में ब्राज़ील करेगा, फिर रशिया करेगा। तो आंसर हो जाएगा 2022 है ना, चीन। ठीक है ना। और ये 2006 में, देखो 2006 में क्या होता, 2006 की बात है, ब्रिक बना था, ब्रिक बोल रहा हूँ। पर 2009 में एक समिट होती है जिसको बोलते हैं याकटेनबर्ग समिट, याकटेनबर्ग समिट बोलते हैं। ये याकटेनबर्ग है आपका रशिया में। तो फिर क्या हुआ था 2010 में, ठीक है ना, 2009 में समिट हुई थी, 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया था किसमें, ब्रिक्स में। और ये हो गया था आपका एस जुड़ गया तो ब्रिक्स बन गया था। ये देश है आपके, ये ब्राज़ील है, यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका, ये भारत है, यहाँ पे आपका चाइना और ये आपका रशिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें यही दिखा रखी हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है जनवरी 2022 में किसे ICC T20 वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, स्मृति मंदाना। ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है किस राज्य ने ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए फार्मूला ई के साथ एक आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए? तेलंगाना। ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद राजधानी, राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन है। मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इक्विवेलेंट नेशनलिस्ट, ये किताब लिखी चंद्रचूड़ घोष ने। ठीक है ना, ये याद कर लेना। और कुछ, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं।
बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया, ये मिया अमोर मोटले। अभी आपने सुना होगा बारबाडोस को ना, ये अपने आप को इसने क्या कर दिया था, कॉमनवेल्थ रिलिम से क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। कॉमनवेल्थ रिलिम से इसने अपने आप को बाहर कर दिया था। और इसकी जो पहली प्रेसिडेंट बनी वो कौन बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी बारबाडोस की, बनी थी सैंड्रा मैसन। ये भी याद रखना, ठीक है ना, पिछले साल की बात है। और प्रधानमंत्री कौन है, मिया अमोर मोटले। बता देता हूँ होता क्या, देखो राजधानी की अगर बात करें बारबाडोस की तो क्या ब्रिज टाउन है, यहाँ पे चलता है बारबाडोस, डॉलर चलता है। उसके अलावा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये सेंट्रल अमेरिका में जब आते हैं, ये ऊपर की तरफ कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो बीच में जब आते हैं आप, तो यहाँ पर आपको बारबाडोस देखने को मिलेगा, कैरिबियन सी की तरफ। अब देखो बात करते हैं पहले किसकी, देखो बात करते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की। कॉमनवेल्थ नेशन उन्हें कहा जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हो, कॉलोनी रहे हो। उसमें भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, सारे आते हैं आपके। तो इसमें कुल मिला के 56 देश हैं। कितने देश हैं, 56 देश हैं, ठीक है ना। इसमें इंडिया भी आता है आपका, कहाँ है इंडिया, ये देखो इंडिया भी आता है। और इसमें बारबाडोस भी आएगा आपका, देखो बारबाडोस भी आएगा। पर बारबाडोस ने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, देखो सुनो। एक आता है आपका कॉमनवेल्थ रिलिम। कॉमनवेल्थ रिलिम ये बोलता है कि भाई आपका जो प्रेसिडेंट होगा, आपका प्रेसिडेंट चुना नहीं जाएगा, बल्कि प्रेसिडेंट डिफॉल्टर कौन जाएगा, एज अ बोल सकते हैं प्रेसिडेंट जो होगा आपका वो कौन होगा, ब्रिटेन का कौन होगा, राजा या रानी होगी। अभी ब्रिटेन के किंग है तो वो होगा, वो कॉमन रिलिम। और इसमें आते हैं आपके कितने देश थे यार, कुल मिला के 16 थे, अब 15 हो गए, ठीक है ना, 15 देश हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको जो बोल सकते हैं ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये कॉमन रिलिम में आते हैं। जैसे कनाडा, बड़े बड़े देशों में बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होता, ठीक है ना। इन्होंने अपना प्रेसिडेंट किसको माना हुआ है, या हेड ऑफ स्टेट किसको माना हुआ है, ब्रिटेन के बोल सकते हैं महाराज या महारानी को माना हुआ है। और बाकी जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, ये कॉमनवेल्थ नेशन का तो पार्ट है, पर कॉमनवेल्थ रिलिम का पार्ट नहीं है। मतलब इन्होंने अपना राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई, थोड़ा दिमाग बने। जैसे अभी अगर इन कॉमनवेल्थ रिलिम की बात करें तो यहाँ पर जो आपका क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो होता है किंग चार्ल्स थर्ड जो है अभी जो राजा हैं वो होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये याद रख लेना। तो कुल मिला के अभी 15 देश आते हैं, ठीक है ना। अभी बाहर कौन हुआ था मैंने बता दिया, बारबाडोस, इसे बाहर निकल गया, देख लिखा हुआ है बारबाडोस क्या हो गया था, बाहर निकल गया था। ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है, इनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसे स्वर्ण पदक जीता है, सुमित भाले, ठीक है ना। लावणी की क्या है, लावणी एक जानते हैं आप, लोक नृत्य कहाँ का, महाराष्ट्र का, तो इन्होंने वहीं पे जीता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। बात करें अगर देखो सऊदी की अगर बात करें, कहाँ पे था, यूएई में था शायद से ना, यूएई में जीता था इन्होंने, यूएई दुबई में। तो यहाँ पर अगर आप मैप को थोड़ा सा जूम करोगे ना, तो यहाँ पे दिखेगा आपको यूएई, और यूएई की राजधानी आबू धाबी है, दुबई नहीं है, याद रखना। ये सऊदी अरेबिया, राजधानी क्या है, रियाद है, ये आप याद कर सकते हैं। कुवैत हो गया आपका, ठीक है, ओमान हो गया, ये यमन है, ये आप याद कर सकते हैं, जूम कर लेना इसे। किस संगठन ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है, मोबाइल हनी मतलब चलती हुई गाड़ी पे आपका मोबाइल के सॉरी हनी प्रोसेसिंग वैन है एक, तो ये आपका कौन सा, खाद्य विकास और ग्रामोद्योग, KVIC, ठीक है ना, खाद्य विकास इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं आपका क्या, KVIC, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उद्योग आयोग, सॉरी कमीशन, ठीक है ना। ये बाई एक्ट आ रखा है, स्टेटस रखता है, याद रखना। इसके लिए एक लाया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एक्ट 1956, उसी के थ्रू ये बना था, फाउंडेड हुआ था 1957 में, बन गया था। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में। और इसके जो भी बोल सकते हैं चेयरमैन कौन है, मनोज कुमार है, ये आप याद रखना। यहाँ पे कुछ अलग लिखा होगा, रुक जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं ठीक है। तो अभी कौन है इसके हेड, मनोज कुमार है, याद रखना, KVIC के। स्मार्ट सिटीजन एकेडमी टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च, याद रखना, सार की फुल फॉर्म रखना, स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड, बस इतना याद रखना। किस मंत्रालय संबंधित, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से ये आपका संबंधित है, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।